हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग से है, जो कि अकाउंटिंग कन्वेंशन या फिर कॉन्सेप्ट के बाद आता है। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड आईएफआरएस। तो आइए देख लेते हैं कि वीडियो में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या रहने वाला है। सो फर्स्टली ये समझने से पहले कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, हम ये देखेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड क्यों है या इसकी नीड क्या है। इसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज अ कॉन्सेप्ट क्या है, इसके फीचर्स ऑब्जेक्टिव्स क्या है। आफ्टर दैट एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिस्ट होती है, उसे हम विजिट करेंगे। ये लिस्ट स्पेसिफिकली इंडिया में चलती है, मतलब कि इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है ये उसकी लिस्ट है। इसके बाद एक टर्म है जिसे हम आईएफआरएस के नाम से जानते हैं, आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, उसे भी समझेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू इस बात को समझने से करते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, मतलब कि इसे बनाने के पीछे का पर्पस क्या था। तो हुआ कुछ यूं कि जैसे जैसे वर्ल्ड में ट्रेड एंड बिजनेस बढ़ने लगा, नई करेंसीज आई, फिर कुछ टाइम बाद नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होने लगी, ग्लोबलाइजेशन होने लगा। तो इन सभी के बीच हमारे जो व्यापारी थे या बिजनेसमैन थे, उन्हें ये नीड समझ आई कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को बनाने का एक यूनिफॉर्म और यूनिवर्सल स्टैंडर्ड होना चाहिए। क्योंकि शुरुआत में क्या होता था कि जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं थे तो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने रूल्स के हिसाब से अपने अकाउंटिंग करते थे और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते थे। तो इसकी वजह से उनमें एक यूनिफॉर्मिटी जो थी वो मिसिंग थी। और इसीलिए अगर हम बिजनेस को कंपेयर करना चाहते थे उस वक्त, तो ये काफी मुश्किल काम हो जाता था, क्योंकि हर बिजनेस के रूल्स अलग होते थे, डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो की जाती थी। तो आप बताइए कि अगर क्या दो चीजों को कंपेयर किया जा सकता है जिसके बेसिस अलग अलग हो, नहीं राइट। तो ये नीड अराइज हुई कि एटलीस्ट एक मिनिमम स्टैंडर्ड या फिर गाइडलाइन होनी चाहिए जो यूनिफॉर्म हो और यूनिवर्सल हो, मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन पर इक्वली अप्लाई हो। क्योंकि फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाएंगे उनकी रिलायबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज्ड होंगे और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होंगे, राइट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उन्हें हम कंपेयर कर सकेंगे। और यही रीजन था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट आया। आगे इसी और स्टेप लेते हुए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी को बनाया गया। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे IASC, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसे स्टैब्लिश किया गया 1973 में, बाद में इसका नाम बदल करके IFRB रख दिया गया, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड। तो इस कमेटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि इंटरनेशनल लेवल पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप बनाओ, यानी कि वो गाइडलाइंस जो यूनिवर्सली अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए एप्लीकेबल हो एंड हर ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज इसको फॉलो करे। और फिर इंडिया की ICAI, मतलब के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, एंड ICWAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सो ये दोनों क्या है, ये दोनों अकाउंटिंग की एपेक्स बॉडीज है इंडिया की। इन दोनों ही बॉडीज को IFRB का मेंबर बना दिया गया एंड देन इंडिया के लिए इन्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के लिए कहा गया। इसे कहा गया ICAI एंड ICWAI को, क्योंकि इन्हें IFRB की मेंबरशिप मिल गई। और IFRB क्या है, IFRB है ये इंटरनेशनल लेवल पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का काम करती है। सो इसके बाद क्या होता है कि ICAI ने एक कमिटी सेटअप किया जिसका नाम था ASB, मतलब कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसे बनाया गया 1977 में। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये जो नया बोर्ड सेटअप किया गया ASB, इसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि ये पता लगाए या फिर आइडेंटिफाई करे कि वो कौन कौन से अकाउंटिंग एरियाज हैं जहां पर अल्टरनेट या फिर डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो किया जाता है या डिफरेंट मेथड यूज किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में। सो उन एरियाज को आइडेंटिफाई करना है एंड देन उन पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि इंडिया का लीगल स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ का बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, प्लस इंटरनेशनल लेवल पर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं उनको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना है। तो इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाने की। और अगर अभी बात करें, एज इफ नाउ 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो हम आगे बात करेंगे जिनके बारे में। सो अब आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। ये एक सेट ऑफ गाइडलाइन है, या फिर हम ऐसे कहें कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, जिन्हें यूज करके फॉलो करके बिजनेस जो होते हैं वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। अब ये एक सवाल आता है कि आखिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताया क्या गया है।
तो इसके अंदर अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स बताए गए हैं जो कि रिलेटेड हैं इन 5 एस्पेक्ट से: मेजरमेंट, रिकॉग्निशन, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। तो इन 5 एस्पेक्ट से रिलेटेड क्या रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, उन्हें कैसे फॉलो करना है, ये सभी बातें जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताई गई हैं। अब आइए बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नेचर की या फिर फीचर्स की। तो पहला फीचर है इसका कि ये एक गाइडलाइन है, मतलब कि पॉलिसी है जिसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। दूसरा फीचर है कि ये यूनिफॉर्म है, जिसकी वजह से डिफरेंट अकाउंटिंग फर्म्स के बीच में कंपैरिजन किया जा सकता है क्योंकि इसका बेसिस एक मिनिमम स्टैंडर्ड है। प्लस इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी भी आ जाती है अकाउंट्स में। थर्ड फीचर की बात करें तो ये कंट्री के बिजनेस एनवायरनमेंट और लीगैलिटी को देख करके फ्रेम किया गया है ताकि ये कंट्री में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट को फुली सपोर्ट कर सके। फोर्थ फीचर कहता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना किसी भी फर्म में मैंडेटरी है, यानी कि कंपलसरी है अगर वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं तो। लास्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब कि कोई ऐसा नहीं है कि पत्थर की लकीर हो गया कि एक बार बन गया तो फिर उसको चेंज नहीं किया जा सकता समय के मुताबिक। इसका मतलब ये है कि ये फ्लेक्सिबल है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसमें चेंजेस भी किए जा सकते हैं। क्योंकि देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट लगातार चेंज होता रहता है तो उसी के हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी बदलाव होना बहुत ही नॉर्मल बात है। आइए अब ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं, यानी कि इनका पर्पस क्या है। तो देखिए सबसे पहले वही बात आती है जो हमने डिस्कस की थी कि ये डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस जो फॉलो हो रही थी उसे मिनिमाइज करने का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर पहले 100 पॉलिसीज फॉलो की जाती थी तो उसमें से केवल 29 पॉलिसीज को ही रखा गया, बाकी सभी को स्क्रैप कर दिया गया। प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूनिफॉर्म होते हैं एंड वेरियस एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं डिटेल्स के साथ, तो ये एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। और यही रीजन है कि इनको कंपेयर भी किया जा सकता है, मतलब कि हम आसानी से दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि मिनिमम स्टैंडर्ड हमने फिक्स कर दिया है एक प्रिंसिपल बना करके। लास्टली ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी को बढ़ा देते हैं क्योंकि एज हमने प्रीवियसली बात किया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ जाने की वजह से अकाउंटिंग रिकॉर्ड में एक कंसिस्टेंसी आई है। बहुत सारे एंटरप्राइजेस एक ही रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे होंगे एंड इसमें सब कुछ प्रिस्क्राइब्ड है। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, मेजर कैसे करेंगे, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा एंड ऑल। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बने हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ज्यादा रिलायबिलिटी लोगों की आती है। तो ये थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। ये लिस्ट आपको मिलेगी 1 से लेकर के 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तक, जिसे ICAI ने दिया है। सो ये वो लिस्ट है जिन एरियाज में अकाउंटिंग के अंदर वेरियस डिफरेंट पॉलिसीज फॉलो की जाती थी, जिसके लिए फिर इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाया गया। सो इस लिस्ट को देखने से आपको ये आइडिया लगेगा कि वो कौन कौन से एरियाज है जहां पर वेरियस पॉलिसीज फॉलो की जाती थी। आप एक और चीज यहाँ पे नोटिस करोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 और 9 के बीच में से 8 गायब है। तो आपको याद होगा हमने नेचर में बात की थी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्लेक्सिबल होते हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 को उसकी जरूरत नहीं रहने पर हटा दिया गया। ऐसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 के बाद भी ऐसे बहुत से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिनको रिमूव किया गया है उनकी नीड को ध्यान में रख करके। सो आप इसे पॉज करके आराम से पढ़ लेना। ध्यान रखिएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब बात कर लेते हैं IFRS की, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो इसे बनाया गया था बाय IASB। IASB का मतलब है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और इनका काम क्या था? इनका काम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो इंटरनेशनली और नेशनल बिजनेस में। सो इसके थ्रू जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया था वो था IFRS, और ये स्टैंडर्ड साउंड एंड क्लियरली स्टेटेड प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, राइट? तो ये हो गया IFRS। तो इस वीडियो में हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS को समझा। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं। टिल देन गुड बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।